Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about the features of microeconomics. Okay. In the last lecture, we have learned about the meaning of microeconomics. Then we have learned about the definition of Maurice Dobb and AP Lerner for microeconomics. And then we have learned about this scope of microeconomics. In scope, we have learned about the three theories: the theory of product pricing, theory of factor pricing, and theory of economic welfare. Okay, in product pricing, we have learned how the prices of commodities determined with the help of market forces, and microeconomic analysis helps to determine the prices of commodities. Then microeconomics also helps in determining the reward for the factors, okay, land, labor, capital, and entrepreneur. Then we have learned about welfare. So in welfare also there were three. The first was efficiency in production. You should produce efficiently without any wastage. Then efficiency in consumption, there should be an efficiency in consumption. Customer should achieve in maximum satisfaction. Then we have learned about economic efficiency, overall economic welfare. It is achieved when the when we produce when the producers produce the most desired product, that is, I can say, essential goods and services. Okay. Now in this lecture we are going to learn about the features of microeconomics. Features of microeconomics. Okay, in the board exam these questions are very oftenly asked for 4 marks. Okay, 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो मिनिमम देयर शुड बी 4 पॉइंट्स. ओके, आपको 4 पॉइंट तो मिनिमम लिखना ही है, लेकिन इफ़ यू फील लाइक यू कैन ऐड वन और मोर एडिशन पॉइंट्स, यू कैन ऐड. At last it's a theory subject, and length is also taken quality and quantity, but it is not like that just you focus on quantity, because sometimes an economic is a subject where you have to attempt a lots of questions as compared to other subjects. छोटे छोटे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में लिखने जाओगे तो देर इज़ द चांसेस और पॉसिबिलिटी दैट आपका पेपर छूट सकता है. इसीलिए बेटर है कि पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करना है, किस में कितना पॉइंट लिखना है. मिनिमम 4 पॉइंट शुड बी देयर. ओके, इफ़ यू एक्यूरेट विथ योर आंसर. नाउ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक जो है हम फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हैं. किसके इंडिविजुअल? इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक वेरिएबल के. तो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी of the behavior of small individual units. Okay, like individual firm, individual price and individual household. तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को पढ़ता है, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइस थियरी. हमने पहले ही पढ़ा था स्कोप में भी कि प्राइस डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद डिटर्मिनेशन मतलब डिसाइड करते हैं प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स, एक तो फैक्टर प्राइसिंग है, प्रोडक्ट प्राइसिंग. तो ये प्रोडक्ट प्राइसिंग है, प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी. इट्स वेरी सिंपल फॉर यू ऑल टू रिमेंबर. 2 पॉइंट याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो डिटरमाइन करता है प्राइजेस किसके? गुड्स एंड सर्विसेज को. उसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी, उसके भी रिवॉर्ड को डिटरमाइन करता है. मतलब जो हमने फैक्टर लिया है बिजनेस में उनको कितना रिवॉर्ड देना है वो डिटरमाइन होता है माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से. ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ओके, अभी पार्शियल का मतलब होता है कि आप कोई भी एक चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, उसको जनरली पार्शियल बोलते हैं. और इक्विलिब्रियम का मतलब है जब भी कोई दो फैक्टर के बीच में इक्वालिटी आती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. ओके, अभी यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच होता है, वेर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच इज़ यूज. ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये थोड़ा ईजी है, आप समझ के पढ़ोगे तो आपको
थोड़ा अलग पड़ता है, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। ओके, अभी फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने इक्विलिब्रियम का मतलब दिया है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। बेसिकली आप इक्वल टू लिखते हो जब मैथ्स में, तो एक साइड में एक वेरिएबल होता है, दूसरे साइड में, मतलब दो वेरिएबल के बीच में इक्वल। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है इक्विलिब्रियम में? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। किससे डील करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब किसी भी एक फैक्टर को लेना। विच एनालाइजेज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को लेते हैं और उसके बीच में इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते, ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया। अभी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को लेंगे एंड बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर देंगे? कांस्टेंट, और उसके बीच में इक्विलिब्रियम एनालाइज करेंगे। इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट में इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट। जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको अदर फोर्सेस से आइसोलेट मतलब अलग करता है और स्टडी करता है उसकी इक्विलिब्रियम को इंडिपेंडेंटली, मतलब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए वो क्या करेगा? बाकी सारे फैक्टर्स को आइसोलेट करेगा और एक इंडिविजुअल यूनिट को लेगा। ओके, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी कमोडिटी के प्राइजेस के बीच में इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं, तो हम कोई भी एक कमोडिटी को लेंगे। बाकी क्योंकि कमोडिटी तो हज़ारों है, ओके, बहुत ज़्यादा है, लाखों है, हज़ारों भी नहीं है, तो सिर्फ एक कमोडिटी को लिया और उसके प्राइजेस को डिटरमाइन किया। तो बाकी सारे कमोडिटी को क्या कर दिया है? आइसोलेट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। ओके, कांस्टेंट अज्यूम करना है, मतलब सब कांस्टेंट है, सिर्फ एक कमोडिटी लिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं ज़्यादा करके। ये इक्विलिब्रियम जो है डिमांड एंड सप्लाई, ओके, डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम जो यूज़ होता है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से उनके बीच में इक्विलिब्रियम ढूंढा जाता है और बाकी सारे फैक्टर्स को क्या किया जाता है? कांस्टेंट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। 3 पॉइंट याद रखना है। पहले कि इक्विलिब्रियम का मतलब जनरली क्या होता है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस MEA क्या करता है? डील करता है। किस में डील करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम में। कैसे? विच एनालाइजेज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना है इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गया, इंडस्ट्री। एंड तीसरे पॉइंट में याद रखना आइसोलेट करता है इंडिविजुअल यूनिट को फ्रॉम अदर फोर्सेस। ओके, देन इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। अभी अजम्पशन को क्या? अजम्पशन मतलब क्या? अजम्पशन मतलब कि मान के चलना बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है और जो भी आपने एक फैक्टर लिया है उसी को लेके स्टडी करना, उसको बोलते हैं अजम्पशन। आगे आप सेकेंड चैप्टर से लॉ पढ़ने वाले हो। ओके, कोई भी लॉ जब भी हम पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक इज़ फुल ऑफ लॉ। in your higher studies also you'll be see there are different n number of laws, okay, and each and every law is being considered, is being taken into account with the help of assumption. आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो आपको मान के चलना पड़ता है, ओके, अज्यूम करना पड़ता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए मान के चलते, उसको बोलते हैं अजम्पशन। तो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, ओके, क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिन्स विद द फंडामेंटल अजम्पशन। अभी अजम्पशन क्या है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब आपने सिर्फ एक फैक्टर लिया है और बाकी सारे फैक्टर को क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। इसी को सेटेरिस पेरिबस भी बोला जाता है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट को सेटेरिस पेरिबस भी बोला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप पढ़ते हो तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करते हो? कांस्टेंट अज्यूम करते। लेजिस फेरी पॉलिसी, ये इस पॉलिसी का मतलब है लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये पॉलिसी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है।
प्योर कैपिटलिज्म मतलब पूरी तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है उसको प्रोड्यूसर्स चलाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट नहीं, तो उसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। हमारी जो कंट्री है हम मिक्स्ड इकोनॉमी चलाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब लोगों का भला भी करना है और प्रॉफिट मोटिव भी है, मतलब थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स के भी चलते हैं। ओके, कहीं कहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की जाती है जहाँ पे मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करना होता है, एंड कहीं कहीं पे वेलफेयर इकोनॉमी भी चलती है, मतलब जहाँ पे लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होता है। ओके, तो ऐसे 3 तरीके की इकोनॉमी है, पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि प्योर कैपिटलिज्म अज्यूम किया है, ऐसा है नहीं। ओके, अवर इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी नहीं होता है कि सब एम्प्लॉयड है, लेकिन ऐसे मान के चलना है। ओके, दीज अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। जब आप ये सब कांस्टेंट कर देते हो और ऐसा मान के चलते हो, तो जो हम एनालाइज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से कोई भी एक वेरिएबल को, तो उसको एनालाइज करने में हमारी मदद होती है अगर हम ये सारी चीज़ों को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। ओके, तो इसमें व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो हम पढ़ते हैं कैसे, अज्यूम करके। ओके, क्या अज्यूम करते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। किसमें जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन फॉलो कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मतलब सारे कमोडिटी एक जैसे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स, ऐसे जल्दी होता नहीं है, बट हम ऐसे मान के चल रहे हैं। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो बिजनेस कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा मान के चलना है, ऐसा होता नहीं। तो ऐसा हम अज्यूम करते हो कि क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करने के लिए। ओके, क्या, कोई भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल को। दीज अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सर्टेन अजम्पशन. Then in fifth we are going to learn about slicing method, very popular point among the students. Okay, this is very popular among the students. All the students go with this point. Okay, they remember it. तो यहाँ पे क्या बोला है, स्लाइसिंग मेथड यूज़ होता है। स्लाइसिंग मतलब जो पूरा आपको कोई भी चीज़ होती है जिसके पूरे होटल से अमाउंट होता है, उसमें से आप कुछ अमाउंट निकालते हो। ओके, कुछ प्रपोर्शन निकालते हो, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रेड है, उसका एक पूरा ब्रेड है, उसका एक स्लाइस निकाला है। ओके, ऐसे ही तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पार्ट निकालते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते, इसी को बोला गया है स्लाइसिंग मेथड। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक क्या मेथड यूज़ करता है, स्लाइसिंग मेथड। कैसे, इट स्प्लिट्स और डिवाइड, मतलब या तो एक एक पार्ट निकालता है तो डिवाइड करता है। द होल इकोनॉमी, इट स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी into small individual units and then studies each unit separately in detail. एक एक यूनिट को डिटेल में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, पूरे देश के इनकम में से हम एक इंसान के नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश के डिमांड में से हम सिर्फ एक इंसान के डिमांड को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बोला गया है स्लाइसिंग मेथड। Okay, I hope you all have understood this also. Now use of marginalism principle. Okay, अभी marginalism principle मतलब मार्जिनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे, फिर हमको ये इजीली थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, तो मार्जिनल मतलब एडिशन होता है। मार्जिनल का मतलब एडिशन। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल आपको आगे भी ये एग्जाम्पल आपको पढ़ने मिलेगा, तो आप फेमिलियर हो सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर, ओके, अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ही इज़ प्रोड्यूसिंग अ चेयर। ओके, वो कुर्सी प्रोड्यूस करता है, चेयर प्रोड्यूस करता है। से फॉर एग्जाम्पल वो 20 यूनिट्स हम पहले ही प्रोड्यूस कर देते। ओके, से फॉर एग्जाम्पल उसने 20 यूनिट्स ऑफ चेयर प्रोड्यूस की, मार्केट में निकाला, सेल आउट करने के लिए, आउटपुट बन के तैयार है, उसको सेल कर रहा है। ओके, अचानक से उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड बढ़ गई, तो अब उसको 20 था, लेकिन अब उसको और 10 प्रोड्यूस करना, बिकॉज मार्केट में लोग ज़्यादा उस चेयर को पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, मतलब डिमांड कर रहे, तो उसको बना के सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 10 चेयर उसने पीछे से बनाया वो मार्जिनल एडिशन है। ओके, ये एडिशन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, तो बेसिकली हम माइक्रो में क्या पढ़ते, सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में या सिंगल कंज्यूमर के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच ऑफ लेस और मोर अ प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस,
कितना उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो भी किसकी मदद से होता है, माइक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस। और ये जो एडिशन है वो उसमें एडिशन है वो प्रोड्यूस करना, उसमें हम कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, मार्जिनल प्रिंसिपल का। समझ में आया मैंने क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडिशन जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, जस्ट एन एग्जांपल, देयर आर मैनी मोर वेरिएबल्स, बट हम प्रोड्यूसर का ले रहे कि वो जब एडिशन प्रोड्यूस करता है तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस के मदद से पता चलता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या लेता है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल लेता है जानने के लिए कि कितना प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहिए। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, इवन इफ यू ऑल हैव डाउट यू ऑल कैन आस्क मी, ओके। अभी द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज़ अ की टूल, मतलब ये इम्पॉर्टेंटली माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, मार्जिनलिज्म। इसका मतलब क्या है, एडिशन कितना है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए। समझ में आया। तो पहले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। की टूल का मतलब है इम्पॉर्टेंट है, ओके। द टर्म मार्जिनल का मतलब है मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल, ओके। उसने टोटल वो 20 उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन 10 और, तो ये 10 और चेंज हुआ, एडिशन हुआ टोटल में, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल, ओके। मीन्स एडिशन ब्रॉट टू द टोटल, ओके, individual unit, okay, marginal total to an additional unit, okay. Then marginal analysis, okay, wait. Marginal analysis helps to study the variable through the changes, मतलब ये जो marginal analysis हमको मदद करता है कि जो changes किया है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स ने, ओके, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। Marginal analysis helps to study the variable through the changes। ये changes क्यों हुआ है, ये changes किसकी वजह से हुआ, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में आता है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने लिया है फॉर इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। मतलब एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर जब वो एडिशन प्रोड्यूस करता है या कंज्यूम करता है तो वो मार्जिनल प्रिंसिपल लेता है अपने डिसीजन के लिए कि कितना प्रोड्यूस करना है कितना, और वो किस में यूज़ होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज़ होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क मी, ओके, कॉल एंड आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू। देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को लाया और बेचा जाता है, where the goods and services are bought and sold is known as market in general language, but in economic it's different. When we'll be learning in detail I'll explain you all that time, okay. Abhi in 5th chapter you have all the forms of different market. In that chapter you'll be learning in detail about different forms of market. अभी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में मार्केट स्ट्रक्चर का क्या काम है। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब एनालाइज करता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। अलग अलग मार्केट, मैंने अभी बोला कि अलग अलग तरीके के मार्केट होता है, वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है तो उसको एनालाइज करता है अलग अलग मार्केट को इंडिविजुअली, जैसे कि मोनोपोली एक मार्केट होता है उसको एनालाइज करता है, मोनोपोलिस्टिक एक मार्केट होता है उसको एनालाइज करता है, ओलिगोपोली एक मार्केट होता है उसको एनालाइज करता है, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर को। अभी जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये जो मार्केट होता है इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, प्राइस पहले से डिसाइड होता है, फिक्स्ड प्राइस होता है, कमोडिटी एक जैसी होती है, तो उसको एनालाइज करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक, ओके। फिर मोनोपोली जो मार्केट होता है, ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सेलर एक ही रहता है और बायर बहुत सारे रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और ये डिस्क्रिमिनेट करता है मार्केट को, मतलब अपने हिसाब से जितना ज़्यादा प्राइस चार्ज करना है उतना ज़्यादा करता है। मोनोपोलिस्टिक थोड़ा परफेक्ट का मिक्सचर है, थोड़ा मोनोपोली का मिक्सचर है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। यहाँ पे भी फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो प्रोडक्ट को ध्यान में रख के होता है, ओके, प्राइस को नहीं।
दैट विल बी लर्निंग इन डिटेल. ओलिगोपोली मतलब जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, मोनोपोली में एक सेलर, परफेक्ट में और मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे होते हैं. ओके, तो इन मार्केट को भी माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है. जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन योर. अभी थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करा दिया है. ओके, कि ये जो कॉम्पिटिशन, जो मार्केट है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है. ओके, देन द लास्ट पॉइंट दैट इज लिमिटेड स्कोप. अभी लिमिटेड स्कोप इसीलिए क्योंकि ये पूरे फैक्टर्स को तो लेता नहीं है. ओके, ये सिर्फ एक फैक्टर को लेता है और उसको पढ़ता है, इकोनॉमिक वेरिएबल के एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को लेके पढ़ता है. इसलिए इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है. वो प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर सकता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करता है. क्योंकि आप देखोगे ना तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. लेकिन हमको अगर वी हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू for us to study in single individual unit. ओके, मतलब अगर हमको एकदम अच्छे से डिटेल में कुछ जाना है कोई इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में, तो उसको हमको अकेले अलग से ही निकाल के पढ़ना पड़ेगा. ओके, वो भी ज़रूरी है और एज ए होल भी ज़रूरी है. आई हैव टोल्ड यू ऑल इन द फर्स्ट लेक्चर बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट अस सी द लिमिटेड स्कोप. ओके, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड है टू इंडिविजुअल यूनिट्स. एक ही इंडिविजुअल यूनिट को लेता है, इसलिए बोला है लिमिटेड. ओके, it doesn't deal with nationwide economic problem. nationwide जो हमारे प्रॉब्लम है जैसे कि इन्फ्लेशन you all know what is inflation. जब भी कमोडिटी का बढ़ता है, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है. डिफ्लेशन मतलब जब कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तभी भी नहीं पढ़ता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके बारे में भी नहीं पढ़ता. पॉवर्टी के बारे में, ये सब तो आपने 11th में पढ़ा है. अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी नहीं करता, ओनली सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है. ओके, दीज वेर ऑल द फीचर्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑल 8 फीचर्स वी हैव डन. स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू ऑल आर हैविंग लॉट्स ऑफ टाइम. अपने टाइम को वेस्ट मत करो. जब भी आप लेक्चर देखते हो उसको एक बार तुरंत रीड कर लोगे ना, देन इट विल बी फेड ऑन योर ब्रेन फॉर द लॉन्ग टाइम. अब एक समझने के बाद पढ़ने की बात अलग होती है और ब्लैंक होके जब आप बुक खोलते हो तो बात अलग होती है. इसलिए एक बार गो थ्रू करो, जितना हो सके उतना लेक्चर्स अटेंड करो. ओके, दैट विल बी बेटर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. सो आई होप you all have understood. So I have completed my today's lecture. If you all have any doubt, you all can ask me. Okay, so thank you for today's lecture. We'll be meeting in the next lecture. We'll be discussing about macroeconomics in detail. Okay, so thank you for today's lecture.